वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है आर और आप उसे सर्च कर सकते हैं टॉक विथ अंकिता राय। और आज हमारे साथ हैं नीरज साई सर, जिनको आप सब जानते हैं। वो एक क्रिमिनल वकील हैं। आज हम उनसे मिलते हैं और कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं। शायद आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो। आप लोग अगर चाहें तो स्किप करके अपने मुद्दे की भी बातें सुन सकते हैं। सर तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आप ये बताइए पहले कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। तो सर जैसे कि आजकल इतने सारे मुद्दे हैं जिस पे लोग जानना चाहते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी केस को जीतने के लिए आपकी दृष्टिकोण क्या है उस मामले में, कि क्या चीज़ जो बहुत मैंडेटरी है किसी केस को जीतने के लिए? नहीं देखिए, केस को जीतने के लिए तो केस तो पहले एफआईआर से शुरू होता है जी, कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है तो एक वो प्रथम सूचना रिपोर्ट है। जी, ये उसका जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो और व्यापक आता है। जी। जैसे कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे, हुँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस एफआईआर में वो अपने साथ घटी घटना को पूरा लिखवा दें, क्योंकि वो प्रथम सूचना की बात है। जी, जी। उसके बाद जब पुलिस के लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं तो उसका और व्यापक क्षेत्र में उसको उसके मतलब स्टेटमेंट को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जी, तो हम लोग को मुकदमा लड़ने के लिए एफआईआर को और बाद में पुलिस को दिए गया जो उसका स्टेटमेंट है, जी, इस दोनों को बहुत मतलब गहनतापूर्वक अध्ययन करना पड़ता है। और जी, बाकी आगे क्या एविडेंस आ रहा है और क्या परिस्थितियाँ हैं, जी, उस पे निर्भर करता है। फिर हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जीतने को तो हम लोग चाहते हैं हर मुकदमे को जीता जाए, जी। लेकिन तमाम चीज़ें परिस्थितियों और एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है कि क्या एविडेंस आया है, किस प्रकार का की परिस्थितियाँ वहाँ हैं। तो सर कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई केस आप लोग जैसे जीत भी जाते हैं, फिर आपको बाद में किसी भी थ्रू पता चलता है कि नहीं ये तो यार गलत था, तो उस समय क्या रिग्रेट होता है सर आप लोगों नहीं, नहीं को? देखिए, गलत सही का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे ना। कोई व्यक्ति अगर मुझे अपना एडवोकेट रखा है, जी, तो वो मुझे अपना बहुत विश्वास करके रखा है। बिल्कुल। तो वो गलत हो चाहे सही हो, जी, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो मुकदमे को जीते। जीते ये हैं। अलग बात है कि अंदर से हम लोग के मन में कभी-कभी इस बात की बात आ सकती है कि मतलब गलत व्यक्ति आज हम लोग के नाते सड़क पे घूम रहा है या जी। ऐसा है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ईश्वर दंड देगा जिसको देना होगा। हम एज़ ए एडवोकेट तो मैं चाहता हूँ हर मुकदमे को जीतूँ, और मैं क्या सारे अधिवक्ता चाहते होंगे कि मुकदमे को जीतें। सर ये आर्य समाज की जो शादियाँ हो रही हैं, जिस पे ऐसा हो रहा है कि आजकल ऐसा हो गया कि आप 18 प्लस हैं अगर लड़कियाँ, तो वो जाके आर्य समाज में एक लड़का और एक लड़की शादी कर ले रही है। फिर लड़के बाद में उनको अपनाते नहीं हैं। तो उसमें आपका क्या मामला है कि लड़कियों को क्या राइट्स मिलता है कि वो जाके घर पे रह सकती हैं, कुछ कर सकती हैं? नहीं देखिए, वो तो आपको बता दें, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जी। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ़ 2 प्रकार की शादियों की ही मान्यता देता है। जी। पहली तो वो शादी जो दोनों परिवारों की मर्ज़ी से हो हुँ। और हिंदू धर्म में जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं, जी। उसका पालन करके हुँ। हो। दूसरी शादी हुँ। कोर्ट मैरिज। बाकी किसी अन्य शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट में मान्यता नहीं है। हुँ। अब रहा बात आर्य समाज का। हुँ। अब आप देखेंगे कि आर्य समाज मंदिर भी अगर धर्म अलग है, तो हुँ। शादियों को नहीं कराता है। हुँ। अब अगर एक पक्ष मान लीजिए दूसरे धर्म का दूसरे धर्म का, तो आर्य समाज मंदिर भी शादी को नहीं कराता है। लेकिन आर्य समाज मंदिर की जो शादियाँ हैं, हुँ। वो पूरा हिंदू विधि-विधान से जी। होती हैं। अब तो हमको लगता है कि शायद उनकी शादियाँ ऑनलाइन भी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होने लगा है। जी, जी। ये तो आर्य समाज मंदिर की भी शादी विधि के अनुसार, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार सही है। जी। विधि के अनुसार कितना सही है, हुँ। ये तो दूसरी बात है। हुँ। लेकिन धर्म के अनुसार वो शादियों को पूरी तरह प्रतिपादित करते हैं, जैसा एक हिंदू धर्म में होना चाहिए। हिंदू धर्म में तमाम चीज़ें हैं, हुँ। हमारे एक्ट में है कि जैसे दोनों परिवार की मर्ज़ी हो, फिर 7 फेरे हों, ये सब हुँ। यही शादियाँ वैलिड भी हैं। हुँ। तो तो अगर कोई लड़की मान लीजिए कि आर्य समाज से शादी की है, तो क्या अगर कल हो के वो लड़का नहीं अपनाता है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में लड़के की प्रॉपर्टी में लड़की का कोई राइट बनता है? देखिए 2 चीज़ें, अगर शादी हो गई दोनों पक्ष में, जी। तो और लड़का नहीं अपनाता है, हुँ। तो महिलाओं को ये अधिकार है कि वो 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा कर सकती हैं, जी। और मेंटेनेंस उन्हें मिलेगा भी अगर वो पत्नी है और कोई काम नहीं कर रही है।
तो मेंटेनेंस का क्या कोई एक इनकम होता है सर, मतलब इनकम, सॉरी सर, उसका कोई एक प्राइस होता है कि इतना ही आपको नहीं, ये मिलेगा? नहीं तय हो सकता ना, ये तो व्यक्ति के अपने आय के स्रोत पे निर्भर करता है ना। जी अभी एक व्यक्ति मान लीजिए सामान्य काम कर रहा है, हम्म। एक व्यक्ति बड़ा अधिकारी है, जी तो निश्चित रूप से दोनों की आय में अंतर है, तो मेंटेनेंस भी कोर्ट उस हिसाब से तय करेगी जैसा उनकी आय का स्रोत होगा। जी, वो लड़के की इनकम पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। और दूसरा एक डोमेस्टिक वायलेंस भी जी महिलाओं को अधिकार है जी जी कि डोमेस्टिक वायलेंस की अगर उनको लगता है कि उनके साथ किसी विवाहित महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी बात तो दाखिल सर करते फिर हैं। ये डाउरी में क्या आता है और इसमें क्या अंतर है? नहीं, डाउरी का मतलब हुआ कि आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। हाँ, तो उसमें भी तो प्रताड़ना मिलती है लड़कियों को, तो भी तो एक वायलेंस के ही क्षेत्र में जाता है वो केस। अब दो चीज़ है ना, जैसे डाउरी जो 498 है जी या टीपी एक्ट है जिसको दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहते हैं, जी इन दोनों में अगर आप इसको अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो अदालतें आपको सजा करेंगी, जेल भेजेंगी। जी डोमेस्टिक वायलेंस में अदालतों को ये अधिकार है कि वो आपको निर्देशित करेंगी कि आप जो है इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, या आप इतना रुपये मेंटेनेंस महीने देंगे, या आप उन्हें अपनी साझी गृहस्थी में, मतलब जिस साझी गृहस्थी का मतलब हुआ कि जहाँ महिला विदा होकर गई हो पहली बार, जी जी तो उस मकान में भी उस एक कमरे की व्यवस्था करेंगी। एक्ट में ही कहता है, जी। तो महिलाओं को अधिकार है भारत के कानून में। तो सर ऐसा है क्या कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो तो जेन्युइन हैं, वो तो मतलब इसका लाभ लें तो समझ में आता है, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं, ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे केसेस है, लेकिन ये आप किसी एक पक्ष की गलती नहीं दे सकती है ना। जी जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास लड़की आई किसी मदद के लिए तो बताएगी कि साहब मेरे पति ने बहुत मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब पति आते तो भी बताते हैं कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो हम लोग तो जो अपने पास आया उनको ही देख के हम लोग तय करते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि तमाम मामलों में हम लोग को नज़र आता है कि लड़कियों की गलती रही है या लड़कों की भी गलती रही है। जी ऐसा नहीं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियाँ या गलतफ़हमियाँ होती हैं, तभी सच तक मामला पहुँचता है। जी। सर डाइवोर्स के मामले में आपका क्या कहना है कि आजकल इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, तो वहाँ पे लड़कियों का क्या अधिकार होता है? और अगर मान लीजिए कि हम किसी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन सामने वाला हमको डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, तो उसमें लड़कियाँ चाहे लड़के कोई भी पक्ष क्या कर सकता है? देखिए, दो जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, जी उसमें डिवोर्स की प्रक्रिया बहुत लंबी है। जी अगर पति पत्नी दोनों चाहते हो कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम्म, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं, जो थोड़ा ईजी है। अदरवाइज अगर एक पक्ष की ओर डिवोर्स लेना चाहेगा तो उसको लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ आधार दिए गए हैं डिवोर्स लेने के। ऐसा नहीं कि आप किसी आधार पे आएंगे डिवोर्स फाइल कर देंगे, उसके कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन पर ही डिवोर्स मिलता है। और अगर एक पक्ष की ओर चाहेगा तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ही वो डिसाइड हो पाएगा, म्यूचुअल जल्दी हो जाएगा। सर आजकल हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि एक मैरिड इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो क्या उन लड़कियों पे कोई केस बनता है या फिर वो लड़कियां मतलब इंसान पे केस कर सकती हैं, या उनकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी पत्नी, ऐसा कोई केस है? इनके बीच में गलती किसकी आएगी अगर कोई केस होता नहीं, है? देखिए 494 एक अपने कानून में एक सेक्शन है जिसमें पति या पत्नी दोनों जी अपने, मतलब पत्नी है तो अपने पति के जीवन काल में अगर दूसरी शादी कर लेती है जी तो 494 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और पति के साथ भी, अगर पति भी पत्नी है और तो अगर वो दूसरी शादी करता है तो इसके लिए 494 और सर अगर एक शादी ना हो, एक सिर्फ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो? अब समाज तो उसको मान्यता नहीं देगा। हाँ, समाज नहीं समाज तो देगा, उसको लेकिन- मान्यता नहीं देगा। लेकिन अब देखिए इसमें अब एक जो हम लोग को इधर देखने को मिलता है कि अगर ऐसे संबंध हैं, बाद में लड़कियां आके कह देती हैं साहब इन्होंने मुझसे जो है शादी का झांसा दिया और फिर मेरे साथ ऐसे फिजिकल रिलेशन बनाए, जी, तो ऐसे पे 376 का मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कर सकते हैं, होता भी। अगर ये कहते कि साहब इन्होंने शादी का झांसा देके मुझसे ऐसे कहा कि हम शादी कर लेंगे, मेरे साथ शादी संबंध इनका बना है, जी जी। ये हो सकता है 376 का केस हो सकता सर अब हम आते हैं, जो हम इतना ज़्यादा क्राइम पे आते हैं, ठीक है, क्राइम का आपको पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्राइम का रेट बढ़ा है या घटा है? है। नहीं, मुझे तो लगता है क्राइम का रेट घटा नहीं। कुछ संगठित अपराध जैसे जो बड़े गैंगस्टर थे, जी जो ऐसे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे अपराध एक चलने वाली प्रक्रिया है, जी जैसे मैं सड़क पर जा रहा हूँ, हम्म, सामने वाले से कोई विवाद हो जाए, हम्म, मैं गांव में हूँ, हम्म, खेत मेड़ के लोग कोई विवाद हो जाए,
या मेरे पिताजी चाचा की कभी कभी हत्या हुई हो, उसको विवाद हो, इसको हम रोका नहीं जा सकता है। जी जी रोक आप सकते हैं उन्हीं अपराध को, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, थोड़ा सा राबड़ी कम हो जाएगा, राहगीरी कम हो जाएगा, ये सब तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सूचीबद्ध अपराधी थे, जी जैसे जिनको गैंगस्टर कह सकते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। ऐसे अपराध रुक नहीं सकते हैं। जी। सरकार कितना भी प्रयास करे, ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। सर एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आता कि जो छोटे क्राइम करने वाले लोगों को ये सज़ा मिल जाती है और आप जानते हैं, जैसे हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े ऐसे खुले में घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है? जबकि उनका लोकेशन, उनकी चीज़ें चाह के इंसान चाहे तो पकड़ सके, आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे है। तो क्या आपको इसमें लगता है कि पुलिस साथ देती है, पॉलिटिशियन वाले जितने नेता हैं वो साथ देते हैं, या आप लोग साथ देते हैं कि वो बच के घूम रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए 2 चीज़ है ना, ये मतलब आपका क्वेश्चन भी सही है, समाज में हम लोग को ऐसा सामना भी करना पड़ता है जी, कि साहब बड़े विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जैसे किसी बड़े क्रिमिनल के खिलाफ जी, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो जी। और उनका विटनेस आता है और हॉस्टाइल हो जाता है कि नहीं साहब ऐसी घटना करते हो मैंने देखा ही नहीं, दरोगा जी ने मेरा नाम फर्जी गवाह में बना जी, लिया। जी। तो जब अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई गवाह आया और हॉस्टाइल हो जाए, तो ऐसे कैदी छूटेंगे ही किस छूटेंगे। आधार पे केस होगा? इस आधार पे केस छूटता है। केस में अगर एविडेंस आई तो न्यायालय उनको सजा करेगी। हुँ, एविडेंस ही नहीं आ पाती जो बड़े क्रिमिनल हैं जी। उनके खिलाफ। अब छोटे के बाद कोई छोटा व्यक्ति है, मान सम्मान के लिए कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई, उनके खिलाफ एविडेंस आते तो उनको कन्विक्शन होता है। सर लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटे मतलब ऐसे हैं कि जो छोटे क्रिमिनल्स हैं, उनका वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बाद में उनके खिलाफ एविडेंस भी आ जाती हैं, चीज़ें आती हैं, और बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो अंदर बैठे-बैठे सारी चीज़ें कर वो लेते तो मैं हैं। कह रहा हूँ कि एविडेंस अगर नहीं आएगी तो आखिर उनका सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर हम मान लीजिए कि गवर्नमेंटेड, अगर हम जेल में बंद हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि उनका साथ आखिर कौन दे रहा है कि वो अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें अपनी कर ले रहे नहीं, हैं? उनके परिवार के सदस्य बाहर हैं, उनके और भी लोग बाहर रहते हैं जो अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने पर अगर वो विटनेस जो है उनसे प्रभावित हो जाता है, चाहे डरवश प्रभावित हो जाए, चाहे रुपए लेके प्रभावित हो जाए। जी। तो इसमें मतलब विटनेस को प्रभावित करने में अधिवक्ताओं का कोई रोल नहीं होता। जी। आपके पास अगर आते हैं कोई गवाह किसी के भी थ्रू, तो आप तो केस लड़ेंगे ही। तो मैं तो केस लड़ूंगा। सर ऐसा होता है क्या, जैसे आप एक एडवोकेट हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है क्या कि बड़े क्रिमिनल्स का केस लेने में वकील लोग पीछे हटते हैं, एक डर होता है, क्या आप लोगों के मन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं, जो होती हैं? डरेगा वो तो एडवोकेट रह ही नहीं पाएगा। और जी। संयोग से मैंने तो बहुत बड़े-बड़े लोग के खिलाफ वकालत किया है। तो ऐसा मुझे लगता है मेरा कोई अधिवक्ता भाई नहीं डरता है। हाँ। ऐसा कोई भी भय आप कभी सुनती हैं कि किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई, वो तो अपना काम कर रहा है ना। जी, जी। अगर हम हो सकता है कि हम पार्टी बन के काम करें जी। किसी के लिए, हुँ। तो समस्याएँ आ सकती हैं। जी। लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भय नहीं है। हुँ। और सारे अधिवक्ता काम करते हैं पूरे देश में। कभी किसी अधिवक्ता के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं सुनती होंगी कि कोई किसी क्रिमिनल की, अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटी तो उसके पर्सनल इशू पे ही घटी, सामान्य तौर पे प्रोफेशन को लेकर नहीं घटती है। तो सर ऐसा बताइए, हम लोगों का सिस्टम ऐसा क्यों है कि अगर कोई केस जाता है किसी न्यायाधीश के पास, तो न्याय मिलने में इतना वक़्त क्यों लग जाता है? ये देखिए 2 चीज़ें, न्याय मिलने में लेट नहीं लगता है। एक्चुअल में जो कानूनी प्रक्रिया है, कि जैसे एफआईआर दर्ज हुआ, फिर 90 डेज या 60 डेज में चार्जशीट आई, फिर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम के बाद एविडेंस आना शुरू हुआ। तो एक प्रक्रिया ऐसी है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। सर हम लोगों ने सुना है कि 1 जुलाई से बहुत सारी चेंजिंग आने वाली हैं, ठीक है? नए एक्ट्स लागू होने वाले हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएँगे? जी, नए, हाँ, 1 जुलाई से नए कानून भारतीय न्याय संहिता आने जा रहा है। अभी उस पे भी हम लोग भी थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन ये है कि अब शुरू कर दिया गया है। तो जी। इसके बाद जब इंटरव्यू में आऊँगा तो उस विषय को बताऊँगा तो आपको। सर क्या लगता है कि उसमें लोगों को न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय तो हमेशा मिलता रहा है। न्याय, जी। देखिए न्याय मिलने में था ना आपसे कि अब एविडेंस ही नहीं आएगी तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे अगर मिलेगा? किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं आएगी तो न्याय कैसे मिलेगा? अगर एविडेंस आती है और पत्रावली मतलब फाइल पे अगर आपके खिलाफ एविडेंस है, तो निश्चित रूप से पत्रावली देख के ही कार्य होता है। जी। न्याय तो मिलता रहा है, थोड़ा विलम्ब हुआ कुछ किन्हीं कारणों से, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे पहले क्या था, अब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हो गया, तमाम एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लगे, तो अब वो थोड़ा त्वरित होना शुरू हो गया। जी। पहले था संबंधी नहीं पहुंच पाता था हुँ। विटनेस के पास, पता चले दरोगा जी गोरखपुर में थे, आज मुरादाबाद में हैं, जी। उनको संबंध का प्रोसेस ही नहीं जा पाता था। हुँ। अब वो प्रक्रियाएं बहुत आसान हो गई हैं, हुँ। तो निश्चित रूप से अब विलम्ब नहीं होगा। जी। सर अगर मान लीजिए हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और हमारे ऊपर हम किसी चीज़ से परेशान हैं, और हम जाते हैं अपना कोई केस एफआईआर लिखवाते हैं और हमारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें, अगर आपके साथ कोई घटना घटी जी। और आप एफआईआर लिखवाने गए,
अगर FIR नहीं लिखी जा रही है आपकी और आप ऊपर के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से मिल सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं लिखी गई तो आप कोर्ट आएँगी तो 156(3) CRPC में जी ये व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के तहत आपका न्यायालय को यदि उचित लगेगा तो न्यायालय मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर करेगी। जी, मतलब डायरेक्ट मेरा वहां से भी मुकदमा हो सकता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल होता ही अगर है। FIR नहीं हुआ तो हाँ, मेरा अगर वहां पुलिस से। नहीं सुन रही तो कोर्ट से मुकदमा होता है। तो सर वो मुकदमा तो मान लीजिए कि मेरे उन चीज़ों को लेके हो गया जिससे मैं परेशान हूँ, तो क्या इसके लिए प्रशासन के प्रति भी कुछ लिया जाएगा? नहीं, फिर उसी तरह से अगर न्यायालय ने आके ऑर्डर कर दिया फिर उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रॉपर चलेगा जैसे अन्य मुकदमों में चलता है। जी हाँ, उसमें फिर आएगा एविडेंस आएगी, उसमें भी चार्जशीट लगती है। जी सर, उसके बाद से हमारे ये समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक रेप का मुद्दा है, ठीक है? जो आजकल लड़कियां हैं बाहर जाती हैं, चीज़ें हैं, तो इतने सारे रेप 3-3 साल की लड़कियों के रेप हो जा रहे हैं, चीज़ें हो जा रही हैं, तो इसमें सर क्या कहना है आपका? नहीं देखिए हमें तो ये लगता है कि ऐसा तो ये सामाजिक अपराध है जी और इस बहुत बड़ा एक सामाजिक अपराध है और इतनी मतलब वो मानसिक विकृत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जी तो निश्चित रूप से अब तो 376 में भी तमाम सब क्लास आ गए हैं जी। और अगर बच्चियों की एज पर भी निर्भर करते हैं कि जी अंडर 9 है तो क्या ऐसे क्या है, जी तो वो सजाओं को और गंभीर बनाया गया है जी। और ऐसे लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा होती है। सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, कोई ऐसा केस जिसमें आपको सच में जेन्युइनली लगा हो कि नहीं यार मुझे लड़ना और बहुत मतलब बुरा फील हुआ वो सामने वाले के लिए, आपके सामने कोई ऐसा हादसा आया है? नहीं देखिए, इंसाफ होना हम्म, और फैसला होना दोनों में बहुत अंतर है अंतर है जी। और ये मुझे भी महसूस होता है कि तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिस मुकदमे में मुझे लगता है कि इस मुकदमे में सिर्फ फैसला हुआ है, जी इंसाफ नहीं हुआ है। ऐसे तमाम मुकदमे हैं मतलब इसको जो है बहुत मुकदमे को ऐसा हम लोग कर रहे हैं, जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं से सिर्फ फैसला ही हो पाया है, न्याय नहीं हो पाया है। न्याय नहीं हो पाया सर, लेकिन जिसको न्याय इन मामलों में नहीं मिलता है, मुझे लगता है ये अपने देश का एक बहुत गंभीर समस्या है, ये रेप ये चीज़ें। इसके लिए आपको क्या लगता है कि कैदियों को, लोग कहते हैं कि 18 साल से पहले अगर कोई रेप कर देता है तो उसको सज़ा होती है, फिर छोड़ दिया जाता है। आपको ये सही लगता है कहीं से भी? क्योंकि अगर कोई रेप कर सकता है तो फिर वो सज़ा क्यों नहीं डिज़र्व नहीं करता? सजा पाते हैं ये आपको कुछ नहीं बताया। नहीं, देखिए, जैसे बात फांसी समझिए की, मैंने हाँ पहले जी। भी कहा आपसे किसी महिला ने हुँ, किसी व्यक्ति के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवाया जी। और कल वो महिला आके कोर्ट में कहे हुँ, कि नहीं साहब इन्होंने मेरे साथ रेप नहीं किया, जी, मैंने गलती गलतफहमी किसी कहने पर हुँ, मैंने ये मुकदमा लिखवा दिया है। जी, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेंगे? न्यायालय तो एक्टुअल करेगी ना उस एक्यूज को। जी, तो इसमें एक केवल ये दोष दे देना कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मतलब तमाम ऐसे विक्टिम हैं जो डेली हम लोग के सामने आता है, तमाम ऐसे विक्टिम जो बाद में कहते हैं साहब नहीं हुँ। मैंने मुकदमा गलत लिखवा दिया था और इनके दबाव में लिखवा दिया, उनके दबाव में लिखवा दिया, साहब ऐसा कुछ था ही नहीं। वो समाज और फैमिली का एक प्रेशर होता है सर, जहाँ हमें लगता है लोग पलट जाते हैं। नहीं प्रेशर तो बिल्कुल होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, तभी तो कोर्ट में आके आदमी इस तरह का तब जी, इतना बड़े आरोप को लगाने के बाद आदमी बदल जाए। जी। कुछ ना कुछ लेकिन तो सर मेरा मतलब वो बहुत, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर 3 साल की कोई लड़की है, उसकी उसके साथ अगर रेप होता है और वो तो जाके घर बता नहीं सकती है, ठीक है, कि क्या हुआ है। एक बड़ी लड़की बता सकती है बट एक छोटी-सी बच्ची नहीं बता सकती है। तो उनके केसेस अगर वापस लिए जाते हैं तो उनके केसेस कौन वापस लेता है? मुझे तो आज तक ये चीज़ें नहीं समझ में आया। जैसे आपने बोला कि अगर विक्टिम आके केस अपने वापस ले लेता है, तो उस 3 साल की जो बच्ची है उसके पेरेंट्स अगर आके ले लेते हैं, तो इसके लिए एक अलग एक्ट होना चाहिए कि नहीं, कि आप। बिल्कुल एक्ट अलग है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो निश्चित उसके एक्ट अलग हैं, सज़ा जी, अलग है, ये मैं कही नहीं रहा हूँ। उसमें दंड तो तभी अदालत देगी ना जब उसके खिलाफ फिर एविडेंस आए। एविडेंस। अब किसी लड़की के साथ रेप होता है जी, और उसका पिता एक एफआईआर दर्ज कराता है कि साहब जी। फला व्यक्ति ने मेरे मेरे बेटी के साथ ऐसा किया और वो पिता 2 महीने बाद आवे हुँ, और कहे अदालत में नहीं साहब मैंने तो गलतफ़हमी उस मुकदमा मुकदमा लिखवा दिया या जी, साहब ये घटना नहीं घटी थी, मैं गया और दरोगा जी ने ऐसा लिखवा दिया या गांव के प्रधान जी ने ऐसा लिखवा दिया। जी, तो ऐसी स्थिति में केस एक्विटल हो जाते हैं। लेकिन अगर रेप हुआ है और उसके खिलाफ एविडेंस आती है जी, तो 100% कन्विक्शन होता है। जी। उसके लिए आपको एक एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लड़ एविडेंस तो एक एक प्रक्रिया है कि आदमी उस एक्यूज के लिए लड़ता है लेकिन उसमें
100% केसेस में से किसी में सजा होती है, अगर कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं है फर्जी फंसाने का। जी। सर आजकल क्या है कि जो पैसे का लेन देन चाहे प्रॉपर्टी हो रही है, मुझे एक चीज़ इस प्रॉपर्टी वाले में समझ नहीं आ रही है सर कि एक ज़मीन है और 2 लोग रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए 2 चीज़ें, ये तो थोड़ी-सी सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए। जी। अब रजिस्ट्री ऑफिस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट्री हो गई, हुँ, वही प्रॉपर्टी मुझे भी रजिस्ट्री हो जाएगी। जी। तो ये तो कुछ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था को डेवलप करें कि जी। अगर कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हो गई है, तो दूसरे को रजिस्ट्री न हो पाए। जी। ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, हुँ, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस को रेवेन्यू से मतलब है, जी। वो रजिस्ट्री ले कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कानून में ऐसी व्यवस्थाएँ दी गई हैं कि अगर इस प्रकार के फ्रॉड चीटिंग होते हैं, तो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल भी होती हैं और अदालतों कोई अधिकार भी है रजिस्ट्री कैंसिल भी करती है। जी, तो सर अगर मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है किसी केस में कि एक आपकी ज़मीन है और आपने 2 लोगों को बेच दी, ठीक है। दोनों लोगों ने आपको पैसे दे दिया, तो अब उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है कि वो ज़मीन किसके पास जाती देखिए है? 2 चीज़, जो पहले रजिस्ट्री कराया, ओके, वही उसका वैध स्वामी हुआ, जी, एक चीज़। हाँ, दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने वही प्रॉपर्टी को 2 बार रजिस्ट्री किया, तो फिर वो फ्रॉड 419, 20, 67, 68 जो भी केसेस हैं, उसके वो एक्यूज बनेगा, हुँ। उसमें वो जेल जाएगा और जेल भी जाएगा और सिविल सूट में भी वो पैसे को वापस करेगा। तो ये जो थर्ड पार्टी ने जो लिया है, वो पैसे उनको वापस मिलेंगे? बिल्कुल अधिकार है। उनको ऐसा पैसे नहीं है। मिलने का अधिकार है, उन्हें पैसे मिलने चाहिए और जो फर्स्ट पार्टी होती है, सेकंड पार्टी जो होती है, वो उनकी ज़मीन कहलाती है। जो पहले रजिस्ट्री पहले कराया, हाँ, हाँ, जो पहले वो रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री करवाता है। भाई, तो ये चीज़ दूस बहुत दूस लोगों का मानना है क्योंकि पूछना भी है कि इस केस में क्या करें क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो गई हैं। कॉमन हो गई हैं इसलिए और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की बहुत बड़ी तारीख में हमें प्रॉब्लम है। लगता है। और सर एक चेक बाउंस की जो चीज़ें चल रही हैं, इस पे क्या एक्ट लग सकता है? क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए 138 एनआई एक्ट जी, में चेक बाउंस की व्यवस्था दी गई है। जी, अगर कोई या व्यक्ति को कुछ व्यक्ति चेक देता है जी, और चेक वो किन्हीं कारणों से डिसऑनर हो जाए, किन्हीं कारणों से, जैसे तमाम लोग को लगता है कि खाते में पैसा नहीं है हुँ, तो एनआई एक्ट चलेगा, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर सिग्नेचर मिसमैच कर जाएगा जी, तो भी चेक का मामला चलेगा। हुँ, यदि स्टाफ पेमेंट हो जाएगा तो भी चलेगा, पैसा नहीं तो ये सभी कई ऐसे कारण है कि सब चलेगा। तो 138 एनआई एक्ट के तहत वो हुँ, परिवार चलता है। हुँ, और अभी और अगर चेक देने वाला के खिलाफ जी, एविडेंस को पाते हुए अदालतों को ये अधिकार है कि 2 साल तक की सजा हुँ, और चेक अमाउंट की जस्ट डबल जी। 2 गुना तक वो कर सकते हैं। ओके और ये सर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस होता है जो 307 का शायद केस होता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो इसमें सर क्या इसका एक होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर में कितना प्रतिशत मतलब सामने वाले को चोट लगनी चाहिए चीज़ें होनी चाहिए कि वो डाल सकता है कि मेरे पे मतलब मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। देखिए ये मैं आपके चैनल से बता भी दूँ लोग को हम्म, कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जी, चोट कोई मायने नहीं रखती। जी, अगर इंटेंशन है, हम्म, अगर किसी का इंटेंशन है किसी को मारने का, जी, तो उसे चोट लगे चाहे न लगे, हम्म, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 307 बनता है। जैसे मैंने आपके ऊपर गोली चलाई जी, और आपको गोली नहीं लगी, जी, लेकिन 307 बनेगा। जी, ऐसा नहीं कि मतलब वो 307 ही नहीं बनेगा, जी, तो वो 307 बनता है। वहाँ इंटेंशन देखा जाता है हाँ, कि इंटेंशन देखा जाता है कि वो इंटेंशन आपकी मानने का था, एक चीज। दूसरा अब आया कि साहब अदालत इसमें जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं कि चोट कहाँ है, भाई बैटर पार्ट पे है कि नहीं है। अब जैसे कि बैटर पार्ट पे अगर चोट नहीं है तो एक प्रिजम्पशन हो सकता है कि साहब अगर मेरी मारने की नियत होती तो मैं बैटर पार्ट पे मारता आपको, जी, जिससे आपकी बचने की संभावना नहीं, तो मैं पैर में गोली क्यों मारता। तो चोट 307 के केस में चोट महत्वपूर्ण नहीं है, नियत इंटेंशन महत्वपूर्ण है। यदि आपकी नियत थी कि मुझे मारा जाए तो मुझे चोट लगे ना लगे आपको 307 बनेगा। लेकिन सर ये बहुत अच्छा किया बता के क्योंकि हम आज तक हम लोगों को भी ये वहम था कि 75% अगर आपको चोट लगा रहता है तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है और बाकी अगर मर्डर हो जाता है तो वो तो छोड़ दीजिए उसमें। नहीं। तो ये हम लोग को बहुत गलत फहमी मुझे पर्सनली भी थी। नहीं, अगर आपका इंटेंशन है तो 307। अब जब देखते हो कि पेपर में कि साहब पुलिस कहती है साहब फला को मैंने पकड़ लिया उसने गोली चलाया जी, लेकिन मैं बच गया, 307 लगता है। हम्म, 307 के लिए इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन अगर है तो 307 लगेगा, चोट लगी हो चाहे ना लगी। जी। सर आजकल ये बच्चों की प्रॉपर्टी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों के समाज में बढ़ गई हैं कि एक पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं बच्चों को दे दे रहे हैं, फिर बच्चे उन्हें निकाल दे रहे हैं, वो अनाथ आश्रम चले जा रहे हैं, चीज़ें चले जा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा एक्ट है कि वो चाहें तो फिर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं अपने बच्चों से?
देखिए 2 चीज़ें, जहाँ सामाजिक अपराध होने लगे, हम्म, उस पे तो सब कुछ गौड़ हो जाता है ना। अगर कोई बेटा अपने माँ-बाप को बाहर निकाल दे तो सामाजिक अपराध है। दूसरा अभी जी एक कानून सीनियर सिटीज़न के लिए आया हुआ है जी कि अगर सीनियर सिटीज़न अगर उनके साथ बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको नया कानून के तहत उन्हें रेमेडी मिलेगी। जी। तो इसमें ऐसा है कि लेकिन पेरेंट्स वापस नहीं ले सकते हैं। नहीं, पेरेंट्स कर सकते हैं साहब साहब मैंने किया गलतफ़हमी और किया अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ओके, वो फाइल करके चाहें तो वो ले सकते हैं चीज़ें। और ये सर लड़के और लड़कियों वाला बहुत है कि जैसे अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो लड़कों को जो आज तक हमारा एक प्रथा चलते आ रहा है कि लड़कों को वो चीज़ें मिल जा रही हैं और लड़कियों को नहीं मिलती हैं। तो लड़कियाँ चाहें तो अपने हक के लिए लड़के अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकती हैं। हाँ, देखिए जो परंपरा चल रही थी उसमें था कि जी। लड़कों के लिए सब कुछ था। जी, ऐसी भारतीय परंपरा, भारतीय जी। सभ्यता में। जी, लेकिन जहाँ तक कानून की बात करें जी। तो कानून में लड़कियों को भी हक लेने का पूरा अधिकार है और अपना लड़के अपना हक ले सकते तो अगर बहुत लड़कियों को ये भी गलतफ़हमी है जैसे शादी हो गई, पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी कॉमन, अब जब चीज़ें आई हैं और कोई लड़की अगर लेना चाहती है अपना हक क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉपर्टी है और कुछ टाइम बाद वो सारा प्रॉपर्टी लड़के को मिल जा रही है, लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है और लड़की की फाइनेंशियल जो चीज़ें आज बहुत ख़राब हैं। तो क्या शादी के बाद अब वो चाहे जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं चीज़ें तब वो ले सकती है कि नहीं? आज वो लड़ सकती है कि हैं। नहीं? बिल्कुल लड़ सकती हैं। वो लड़ सकती लड़ है। सकते थे कि भारतीय समाज में आज भी लड़कियां जो हैं अपने इस अधिकार को नहीं चाहती हैं प्राप्त करना। जी, जी बिल्कुल कि भाई का हाँ, है, भाई का है तो लेकिन वो चला आ रहा हाँ, है। वो चला आ रहा है जी। लेकिन वो चाहेंगे तो अपना अधिकार प्राप्त करेंगी और अब तो संख्या बढ़ रही है। अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 50-50 का अधिकार चाहिए और बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर ये जेन्युइन भी है, मिलना भी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, कोई अंतर ही नहीं रह गया महिला पुरुष में तो मिलना ही चाहिए। जी। सर ये डाइवोर्स का एक सीन और हमको नहीं समझ में आता है कि अगर मान लीजिए कि हस्बैंड गवर्नमेंटेड जॉब में है और डाइवोर्स होता है तो उसकी सैलरी का कितना प्रतिशत हम लोग जैसे जानते हैं कि 50% जाता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है ये सर? देखिए 2 चीज़ें, बात 50% और 30% का नहीं, जी, बात ये है कि जो महिला मेंटेनेंस का मुकदमा की है जी। उसके ऊपर भी क्या लायबिलिटी है। जैसे उसके बच्चे हैं हुँ, तो अदालत को मेंटेनेंस अलाउ करने का नज़रिया दूसरा है, हुँ, वो अकेले हैं हुँ, उसका नज़रिया दूसरा है, जी, तीसरा है कि क्या वो महिला किसी कारण से अलग रह रही है कि नहीं, ये भी देखना है ना भाई। पति को केवल आप पेटीएम मशीन की तरफ इस्तेमाल नहीं करेंगी ना, तो ठीक है उस सब अदालतें देखें या हुँ, वो महिला की डिग्री क्या है, क्या उस डिग्री का आगे वो उपयोग कर सकती है कि नहीं। जी, ये मान लीजिए आज आप बीटेक कोई महिला रहे हुँ, और पति से मेंटेनेंस पा रहे, कल वो नौकरी करने लगे, हुँ, तो ये सब अदालतों को देख के ही निर्भर करती है। ये जरूर है कि जिनकी सैलरी फिक्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका पे स्लिप है, हुँ। उसका थोड़ा सा अदालतों का रुख जो होता है कि मतलब उनके हुँ। हिसाब से मेंटेनेंस अलाउ करती है। अच्छा, सर अगर एक बच्चा हो और अगर 2 पार्टनर हैं वहाँ डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स ले रहे हैं और एक बच्चा है, तो किस बेस पे बच्चा किसके पास जाता है? देखिए 7 ईयर्स तक जी। बच्चे का नेचुरल गार्जियन उसकी मदर है, मदर मानी जाती है। हुँ। और समाज में भी आप देखेंगे तो हुँ। माँ ही बच्चे को अच्छा पाल बिकॉज़ सकती ऑफ केयर टेक क्योंकि वो बहुत अच्छा केयर है। टेकर हैं। हाँ। वो है पाल सकती है। हुँ। उसके बाद भी तमाम कानून है, गार्जियनशिप एक्ट वगैरह के तहत आप अपने बच्चे को लेने का दावा कर सकते हैं। और अगर दोनों साइड से दावा हो तो जीतने के चांसेस तब क्या होते हैं? वो तो एविडेंस पे तय होगा, लेकिन ज़्यादातर जो समाज में मुझे देखने को मिलता है हुँ। वो मदर ही नेचुरल गार्जियन है, मदर पास ही बच्चे रहना भी चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर ये देखिए अब क्या है ना कि अब यहाँ देखिए अब पति को क्या लगता है कि मैं बच्चा ले लूँगा थोड़ा मेंटेनेंस कम हो जाएगा ऐसा, लेकिन पति बच्चों को पाल नहीं सकता है। जी, तो जो भी कानून बना ना वो कानून का बहुत व्यापक क्षेत्र है और सबके मतलब ये देख के बना है कि कौन बच्चे को अच्छा पाल सकता है। तो हमारे इसी नाते बच्चे आप ज़्यादातर बच्चों को देखेंगे माँ के साथ ही रहना भी चाहते हैं और माँ बच्चों को देना भी नहीं चाहती है। एविडेंस की बिहाफ़ पे अगर मदर केस जीत जाती हैं, तो उनके फादर चाहें तो वो अपने बच्चे से कभी भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बच्चों को मिलने से नहीं रोका जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। बच्चों को अपने पिता से मिलने से नहीं रोका जा सकता है। जी, और बच्चा अगर मदर के साथ भी रहता है आफ्टर 18 ईयर्स बाद तो वो अपने फादर के हक संपत्ति में अधिकार तो पा ही सकता है। जी। तो ये है कि ज़्यादातर कोई भी अदालत बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती है। अगर वो बच्चा मदर के पास भी है तो भी फादर को इस बात की आज़ादी मिलेगी कि अपने बच्चे से जब चाहे मिल सकता है।
सर आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू लड़कियों को क्या बताना चाहेंगे जो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो सच में मजबूर होती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि हमारे एक्ट का बहुत बेनिफिट उठा रही हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ लड़कियों को बताना चाहेंगे कि क्या आप इसका फ़ायदा ना उठाइए क्योंकि बाकी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती नहीं है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो कानून है, जी इस कानून से तमाम लड़कियों को ये महसूस होता है कि हम कानून मेरे पक्ष में है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र से एक वकील होने के नाते जी मुझे लगता है कि लड़कियों को पहले तो अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, जी बिल्कुल। करियर फोकस करना चाहिए। और क्योंकि ये अगर आप कानून में उलझे तो उलझते चले जाएंगे। जी पहले करियर फोकस हो, फिर बाकी बाकी सब संबंध चलते रहेंगे। जी तो मुझे नहीं लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम हम्म, आपके चैनल से सभी लड़कियों को मैं कह रहा हूँ जी कि वो ठीक है कानून के पक्ष में है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग होने से उन्हें भी सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि केवल उनको ही। हम्म, फिर आपके मुकदमे चलने लगेंगे, आप कोर्ट आने जाने लगेंगी, तमाम दुर्व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगी, तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगी। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर पानी सर से ऊपर नहीं जा रहा है हम्म। तो बीच का रास्ता ही रहना चाहिए और आपसी सामंजस्य के साथ ही रहना चाहिए। सर लेकिन एक हम लोगों के अंदर एक मीथ है, बहुत लोअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक है, वो चीज़ आप हम चाहेंगे कि क्लियर करें। लोग कहते हैं कि भगवान न करे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, ऐसा क्यों है? आप इससे बताइए, अगर लोगों को न्याय मिलता है तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ये गलत है कि सही देखिए है? ये बिल्कुल गलत है। आप एक चीज़ बताइए, कचहरी में जाने वाला जी हर व्यक्ति दोषी तो है नहीं। अगर मान लीजिए मुझे 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना है तो ही तो मुझे कचहरी जाना है। जी जी तो कचहरी में जाने वाला हर व्यक्ति दोषी नहीं है। जी अभी पुरानी धारणा नहीं होगी कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कचहरी। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग के द्वारा कोई ऐसा गलत कृत्य न हो जी जिसके लिए हमें कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए विवाद करना आसान है, विवाद को समाप्त करना बहुत कठिन है। एक बार जब आप उस संकट में आ जाएँगे फिर उसके लिए बहुत आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी अच्छी चीज़ तो नहीं है। अगर आपको प्रयास करना चाहिए कि उस आपसे गलत कुछ ना हो। जी लेकिन कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने वाली बात गलत है। ये आदमी को न्याय मिलता है, आदमी आता है अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, और आदमी जब सबसे थक जाता है तो कचहरी आता है। व्यक्ति प्रशासन थक जाता है, पुलिस से थक जाता है, तब कचहरी आता है। तो निश्चित रूप से वो कचहरी में वो हम अधिवक्ताओं के माध्यम से वो न्याय पाता है। न्याय पाने में विलम्ब हो सकता है, लेकिन न्याय वो पाता है। इस नाते कोर्ट कचहरी मेरे हिसाब से न्याय दिलाने का सबसे उचित और सबसे सशक्त माध्यम है। सर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एविडेंस भी हैं और बट हमारे पास इतना, बहुत ऐसे लोगों के पास फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है वो, ठीक है? और उनके पास पावर नहीं है, तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को सक्सेस मिलता है कि नहीं जीत बिल्कुल, पाते हैं? देखिए अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति नहीं है और आप तो अभी आप वकील रख सकती हैं। हमारे न्याय मित्र की व्यवस्था है, आप एक एप्लीकेशन देंगी जी, तो आपके लिए वकील अलॉट हो जाएँगे। जी, कोई इसमें दो राय नहीं, मतलब वकील के बिना आप न्याय पाने से वंचित नहीं रहेंगे। जी, वकील आपको मिलेंगे, मिलते ही जेल में अदालतें लगती हैं, कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे तो वकील आपको एम्पिस क्यूरी बोलते हैं, वो आपके लिए अलॉट हो जाते हैं, जी। वकील मिलते हैं। सर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देखा गया है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गलती नहीं होती है, लेकिन एविडेंस नहीं होने की वजह से, प्रूफ नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उम्र कैद की सज़ा चाहे किसी चीज़ की हो जाती है। बाद में गिल्ट फ़ील होता है, पता चलता है कि ये गुनहगार नहीं थे तो। तो उसमें क्या है सर? अगर हमने कोई गलती नहीं की और हमें सज़ा मिली है, तो इसका क्या बनता है? देखिए गुनहगार आप हैं या नहीं, हुँ, इसे कौन तय करेगा? फाइल तय करेगी, हाँ, एविडेंस तय करेगी। जी। तो अगर आपके खिलाफ एविडेंस आ गए, हुँ, एक कोई ऐसा मापक यंत्र हमारे पास नहीं है कोर्ट में हुँ, जो ये तय कर ले कि आप गुनहगार हैं कि नहीं है। जी, गुनहगार तय होना है या नहीं होना है कोर्ट पे आई पत्रावली के एविडेंस पे, जी, और यदि एविडेंस आपके खिलाफ आ रहा है जी, तो फिर आप गिल्टी होल्ड होंगे। ऐसा तो कुछ मशीन ही नहीं बना है कि ये तय कर लिया जाए। अगर ये हो जाता तो फिर ट्रायल चलता क्यों? पहले ही डिसाइड हो जाता। सर लेकिन पता नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, पुलिस वाले और आप लोगों की बनती क्यों नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। पुलिस की कार्य करने की शैली अलग है, हम लोग की कार्य करने की शैली अलग है। पुलिस से ही पीड़ित लोग हमारे पास आते हैं, जी। तो ये कहना नहीं बनता, ऐसा नहीं है।
सर न्याय दोनों जगह मिलता है और आपस में ही ना बनती हो, इसके पीछे की वजह क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। बेकार ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, होती जी। होंगी, समाज के अंदर होती जी। ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस अपना कार्य करती है, हम अपना कार्य करते हैं। तो आपको लगता है जो पुलिस डिपार्टमेंट से हारता है वो आप लोगों के पास जाता है? नहीं, पुलिस से अगर किसी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमारे पास आएगा ही, कहाँ जाएगा? तो एक तरफ से तो वही बात हुई सर कि वहाँ से हार के आपके पास। हाथा काट के मेरे पास आएगा। सर और कोई भी केस को अगर यहाँ पे कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है सर, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है उसका? जैसे वो सब अपीली कोर्ट है, मतलब गोरखपुर से आप गोरखपुर से किसी निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वो अपीली कोर्ट इस मतलब लोअर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपको वहाँ जाना। तो क्या ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट किसी केस को ट्रांसफर करता है सुप्रीम कोर्ट तक? नहीं, हाई कोर्ट मान लीजिए जैसे मैं हाई कोर्ट आप गई, आपको लगा कि हाई कोर्ट के निर्णय में हमसे ना इस्तेफाक किया मेरे पक्ष में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट केस को कब लेता है, कितना जेन्युइन होना चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए जब वो, क्या वो छोटे केसेस भी लेते हैं, चीजें क्या हैं उनका हाँ, प्रोसेस बिल्कुल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, हर केस लेते हैं। अब उनके यहाँ ये है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे फाइल होते हैं तो उसके पहले उसकी मेंटेबिलिटी और तमाम चीज़ों पर विचार होने के बाद ही फिर वहाँ प्रोसीड होता है वो। सर आपसे बहुत कुछ आज जानने के लिए मिला और थैंक यू आपका आने के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि सर आप लोग जो सही हो उसी को न्याय दिलवाइए, क्योंकि लोग बहुत चक्कर काटते हैं और वो कितना भी आप समझा लीजिए, हम लोग की मेंटेलिटी यही है कि भगवान न करे कोर्ट के चली जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सब हम सर से मिले और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली जो मुझे खुद पर्सनली नहीं पता थी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हम सब बहुत परेशान रहते हैं किसी भी मामले में। अगर हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो किसके पास जाएं, किससे पूछें, क्या करें। तो अगर इन सारी चीज़ों में से किसी भी मुद्दे से आप झेल रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको एक बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और अगर किसी का इन मामलों में कोई कमेंट है तो वो नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कतें हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगला पॉडकास्ट लाएँ तो इंटरव्यूज़ में वैसे क्वेश्चन हम ज़रूर पूछें। थैंक यू।